हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 55। 9th क्लास के लिए विज्ञान की वर्कशीट है और चैप्टर चल रहा है आपका गुरुत्वाकर्षण। टॉपिक है मुक्त पतन। तो इसमें है, पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी जाने वाली वस्तुएं नीचे की ओर किस प्रकार आती हैं। तो जब भी हम ऊपर की साइड कुछ फेंकते हैं तो आपने देखा होगा वो ऐसा नहीं होता कि ऊपर की साइड ही चला जा रहा है, वो वापस नीचे की साइड आता है। तो ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से वो वापस से नीचे आता है। तो ये भी हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, गुरुत्वाकर्षण की गुरुत्वीय जो बल होता है उसकी वजह से आता है, पृथ्वी द्वारा जो लगाया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है, ये ध्यान से पढ़ना, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, केवल जो प्रभाव है, जो बल है, वो एक ही काम कर रहा है जब गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है। तो दिशा तो समान ही रहेगी क्योंकि नीचे की साइड ही गिरेगा। मुक्त पतन में भी एक क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसलिए वो वस्तु नीचे की साइड ही गिरेगी। लेकिन क्या है कि उसकी जो गति की दिशा है वो तो समान है, लेकिन वेग में लगातार उसके वृद्धि होती है जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। ओके, तो अब हम इसको देख लेते हैं एक बार कि कैसे करना है ये। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 1 मिनट, यहाँ पे सपोज कीजिए कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग है कोई, और यहाँ से किसी बॉल को ऊपर से फेंका जाता है। ठीक है, तो जब उस बॉल को यहाँ से फेंक रहे हैं तो हमने क्या देखा, जब 1 सेकंड हुआ है बस, तो जब उसकी जो रीडिंग है वो देखी गई कि उसमें कितनी वेलोसिटी है, तो कितनी आ रही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। फिर जब अगले सेकंड ही देखा गया, 1 सेकंड बाद देखा गया, जब वो बॉल थोड़ा और नीचे पहुंच गई, तब उसकी वेलोसिटी देखी, वो हो गई 19.6 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, 9.8 की एग्जैक्टली क्या है, डबल हो गई, इसमें इतना ही ऐड हो गया। अब 1 सेकंड बाद और देखा, बॉल जब और नीचे आ गई तो वहां देखा कि कितनी होगी, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें भी फिर से क्या ऐड हो गया, 9.8। तो हम हर बार देख रहे हैं कि हर सेकंड के बाद एक वैल्यू ऐड हो रही है, कौन सी, 9.8। तो अगर 4 सेकंड और आगे हम देखते तो क्या होता, इस वाली वैल्यू में भी क्या ऐड हो जाती, 9.8 ऐड होके यहाँ पे लिख देते। तो इसका मतलब हर सेकंड एक 9.8 मीटर पर सेकंड की वैल्यू है जो ऐड हो रही है और स्पीड उसकी, उससे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो हम देखें कि अगर हमारे ऊपर कोई बॉल थोड़ी सी ऊंचाई से फेंकी जाए तो वो ज़्यादा तेज भी नहीं लगती है और उससे कोई इंजरी भी नहीं होती है। लेकिन अगर बहुत ऊंचाई से वो फेंकी जाए तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी पर सेकंड इंक्रीज हो रही है 9.8 मीटर पर सेकंड से। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो हिट भी बहुत जोर से करती है और फिर इंजरी भी हो सकती है। तो ठीक है, इससे क्या पता चला कि जो वेलोसिटी है, ऊपर से जो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब जो वेग है, तो उसका वेग लगातार एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है। और वो क्या है, निश्चित एक जो अनुपात है वो है 9.8, जो है वो ऐड हो रहा है, हर बार हर सेकंड ऐड हो रहा है और उतनी उसकी वेग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं, सॉरी, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, फिर जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। तो हमें ये भी पता है कि त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है जो वेग में परिवर्तन होता है। जैसे कोई वस्तु अगर एक ही वेग से चलती जा रही है तो एक्सेलरेशन वहां पे जीरो होता है, जो त्वरण है वहां पे कितना होगा, जीरो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, ना वो धीरे हो रही ना वो तेज हो रही। लेकिन जैसे ही किसी की जो वेग है वो बढ़ेगा थोड़ा सा भी, तो वहां पे एक्सेलरेशन आ जाता है, त्वरण आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जब लगातार गिरने के दौरान उसका क्या हो रहा है, जो वेग है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो गुरुत्वीय त्वरण आ गया, जिसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी के द्वारा। और जी का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देख लेते हैं जो फ्री फॉल है, मुक्त पतन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें।
ये टॉपिक क्लियर, ये उनको जो टर्म है ये क्लियर नहीं हो पाती कि ये एक्चुअली है क्या मुक्त पतन। तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, जैसे ये पहले बताया गया कि जो वेग है लगातार उसमें वृद्धि हो रही थी और एक निश्चित अनुपात में वृद्धि हो रही थी, लेकिन जो अरस्तु हैं फिर उन्होंने बताया, अरिस्टोटल ने बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अपने एक हाथ में फेदर लिया जो पंख होता है और दूसरे हाथ में मेटल का कॉइन लिया। जब उन्होंने दोनों को हाथ से बराबर समय पे छोड़ा, एक साथ छोड़ा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो पंख है वो तो बहुत देर में नीचे गिराए और जो कॉइन है मेटल का वो बहुत जल्दी नीचे गिर गया है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मास पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही वेग से बढ़ेगी, जो एक ही जो वृद्धि है वो समान एक ही अनुपात में होगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि ये किस पे निर्भर कर रहा है, उसके द्रव्यमान पे, उसके भार पे निर्भर कर रहा है कि जितना उसका द्रव्यमान होगा, उसमें जितना वेट होगा, वो उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो कॉइन है वो जल्दी से नीचे गिर गया और फेदर वो ऐसे उड़ता उड़ता धीरे धीरे तब वो जमीन पे गिरा, तो वो बहुत देर में गिरा उससे। लेकिन इसके बाद फिर गैलीलियो आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इटली की जो टावर है उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने एक छोटा पत्थर और एक बड़ा पत्थर, दो पत्थर लिए, छोटे पत्थर का जो द्रव्यमान कम था और बड़े वाले का ज्यादा था। अब उन्होंने ऊपर से फेंका उनको, तो वो दोनों बराबर टाइम में नीचे गिरे, एक ही वेलोसिटी चेंज हो रहा था उनमें और बिल्कुल वो सेम टाइम पर ही नीचे गिरे। तो फिर से इस चीज का खंडन हुआ और क्या पता चला, जो ठीक कॉन्सेप्ट था वो पता चला कि जो केवल जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, जहाँ पे वहां पे जब कोई और बल काम नहीं कर रहा है तो दोनों वस्तु बेशक वो भारी हैं और हल्की हैं, वो सेम टाइम पर ही दोनों गिरेंगी नीचे। ओके, तो ये उस टाइम पे क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं कि फिर ये फेदर वाला जो केस है वो क्यों धीरे गिर रहा था। तो ये है कि जब इसमें पहले ही बता दिया कि मुक्त पतन में क्या है, जब केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। लेकिन हम जो फेदर फेंक रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं वहां पे क्या है, वहां पे हवा भी लगा रही है अपना फोर्स, जो हवा से लगता है ना, जो एयर रेजिस्टेंस होती है, एयर लगा रही है एक फोर्स, वो भी लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है जो एयर की वजह से घर्षण लग रहा है। तो फिर क्या है, जो फेदर है उस पे वो घर्षण ज्यादा लग रहा है, हल्की है वो चीज, तो इसलिए वो इधर उधर उड़ती रहती है। चाहे उसकी जगह हम कागज का टुकड़ा लें, कुछ भी लें, तो उस पे क्या है, हवा का ज्यादा असर होगा। और जो पत्थर है वो भारी है क्योंकि, तो वो एक साथ से नीचे गिर जाता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया ये वैक्यूम में, वैक्यूम क्या है, निर्वात, जहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं होती है, तो जब ये एक्सपेरिमेंट निर्वात में किया गया, एक कमरा जैसे बनाया गया और उसमें क्या किया, हवा उसकी बिल्कुल निकाल दी गई। एक साइड वहां पे जो फेदर है वो बांधा गया और एक साइड को पत्थर बांधा गया। ओके, तो जब यहाँ पे हवा बिल्कुल निकाल दी गई तो उस टाइम पे देखा गया कि ये जो फेदर है और ये जो पत्थर है दोनों बिल्कुल एक ही वेलोसिटी से, एक ही वेग से नीचे गिर रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है और एक ही टाइम पे दोनों ने नीचे हिट किया है। और ये बहुत ही एक मैजिकल सा टाइम था साइंटिस्ट के लिए देखने का भी, कि दोनों ही कैसी स्पीड से गिर रहे थे। जैसे हम जानते हैं कि फेदर बहुत धीरे गिरता है, लेकिन जब वहां वैक्यूम क्रिएट किया निर्वात, तो दोनों ही सेम स्पीड से गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल गुरुत्वीय जो बल है, पृथ्वी द्वारा लगाया हुआ जो गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण बल है, बस वो काम कर रहा था उस टाइम पे। ओके, तो अब क्लियर हो गया कि मुक्त पतन वाली क्या होती है स्टेज, जहां पे केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है और कोई बल काम नहीं कर रहा होता है। तो कोई चीज भारी है या हल्की है वो सेम टाइम पर ही नीचे गिरेगी। अब देख लेते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण। तो माना कि किसी वस्तु, किसी पिंड और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रमशः स्मॉल m है किसी वस्तु का, कैपिटल M है पृथ्वी का, और पृथ्वी द्वारा वस्तु पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है F। यदि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी d है, जैसे पृथ्वी है और यहाँ पे कोई वस्तु है, उनके सेंटर से देखें तो कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F फोर्स लगा रही है जो पृथ्वी है वो उस पर, और दूरी क्या है, यहाँ पे d है, जो दोनों के सेंटर से जो दूरी ली हुई है वो है d। तो अब है गति के दूसरे नियम से, और जो समीकरण है ये हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे पिछली वाली वर्कशीट में हम इसे कर चुके हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम से है जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था। अब है गति के दूसरे नियम से, हमने गति का दूसरा नियम भी पढ़ा था, वो क्या था, F इक्वल टू ma।
ठीक है, न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम था उसमें था ये। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, त्वरण है, लेकिन यहाँ पे कौन सा त्वरण लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी है जो, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जा रही है, इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगेगा, यहाँ पे जी ले लेंगे। तो इक्वेशन क्या हो गई, F इक्वल टू एम जी। मुक्त पतन के समय त्वरण निकाल रहे हैं, तो कौन सा हुआ मुक्त पतन के समय, जी हुआ, तो F इक्वल टू एम जी। तो समीकरण जो एक है इसमें अगर हम F की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, एम जी इक्वल टू ये, तो यहाँ से स्मॉल m और स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। तो d की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट है, तो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी, तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे है पृथ्वी का सेंटर है और वस्तु कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, तो ये हमने डी ली थी, तो क्या मान सकते हैं इसको, ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या भी मान सकते हैं, तो इसलिए इसे कैपिटल आर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये है पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, ऐसा नहीं है हम जैसे सोच रहे हैं कि पृथ्वी ऐसे गोल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैसी है, इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। इसकी जो ये पोल्स होते हैं, ये वाले हैं जो ध्रुव हैं, और ये क्या है, इक्वेटर है, जो विषुवत रेखा होती है जो ये, तो यहाँ पे क्या है, त्रिज्या यहाँ पे कम होती है और यहाँ ज्यादा होती है, क्योंकि ये बिल्कुल गोल नहीं होता, ये कैसा होता है, थोड़ा ऐसा होता है ये। तो पोल है जो यहाँ की ये कम हो गई, यहाँ से जो अगर हम त्रिज्या नापें सेंटर से, 1 मिनट, अगर हम त्रिज्या इसकी नापें, ये ऐसा है, सेंटर से हम देखें, इसकी त्रिज्या देखें और इसकी, तो कौन सी ज्यादा है, इक्वेटर वाली। ओके, तो इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों से अधिक हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि जी का मान कहाँ अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक हो जाता है और यहाँ पे कम होता है। तो ये हमें कैसे पता, क्योंकि इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अगर हम देखें तो स्मॉल जी 1 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, अगर त्रिज्या बढ़ेगी, आर की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, जी की वैल्यू कम हो जाएगी, ये मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे आर की वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए जी की वैल्यू यहाँ पे कम है, तो ये क्या हो गया, आर ई, मतलब इक्वेटर पे जो त्रिज्या है वो ज्यादा है किससे, जो पोल्स पे है उससे। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। तो अगर मुक्त पतन को संक्षेप में समझाएं तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ से कि वस्तु जो पृथ्वी की सतह से, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है, तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है, अगर शॉर्ट में इसको समझाना है तो आप यहाँ तक इसको लिख देंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो आप गुरुत्वीय त्वरण लिख देंगे यहाँ से, मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ओके, इसे स्मॉल जी द्वारा दर्शाया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे, जो ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक जो पूरा आपने सूत्र निकाला है इसका स्मॉल जी का, ये पूरा आपको डेरिवेशन यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों है। तो इसमें आप आंसर ये वाला लिख देंगे, जो यहाँ से है पूरा, पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों से अधिक हो जाता है। ये डायग्राम भी बना सकते हो इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आई होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग।